हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर चला बुलडोजर, फरार बीजेपी नेता की 6 दुकानें ढहाई जाएगी, 25,000 इनाम रखा, प्रेमिका भी हिरासत में। तो दोस्तों नोएडा की ग्रेड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। तो दोस्तों त्यागी का ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण है। तो दोस्तों सोमवार सुबह प्रशासन ने बुलडोजर को लेकर यहां पहुंचा और अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया। तो दोस्तों त्यागी ने फ्लैट में जाने के लिए सोसाइटी के बेसमेंट से सीढ़ी बनवा रखी थी, वहीं दोस्तों टीम ने उसे भी तोड़ दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि रविवार रात ही त्यागी ने 15 गुर्गे सोसाइटी में घुस आए थे और उन्होंने यहाँ लोगों पर पत्थरबाजी की और मारपीट भी की। तो दोस्तों इससे पहले श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला और उसके पति को गालियां भी दी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पुलिस की 12 टीमें लगाई गई है। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस को श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मिली है। तो दोस्तों उसका करीब 10 बार फोन ऑन ऑफ हुआ है। वह हरिद्वार में एक जगह सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। तो दोस्तों घटना के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने थाना फेज 2 के प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया और उनकी जगह परमहंस तिवारी को लाया गया है। तो दोस्तों फरार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और इसके अलावा आरोपी नेता की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो में खुद को बीजेपी से जुड़ा नेता बताया है और भाजपा का एक लेटर पैड भी सामने आया है। इसमें युवा किसान समिति की राष्ट्रीय सूची में त्यागी का नाम दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद महेश शर्मा ने श्रीकांत के भाजपा नेता होने से किनारा किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू की विदाई। मोदी ने उपराष्ट्रपति के भाषा ज्ञान को सहारा और कहा आपकी वन लाइनर्स विन लाइनर्स होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सोमवार को राज्यसभा में विदाई दी गई है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं ने विदाई भाषण दिया। तो दोस्तों टीएमसी सांसद डेकेर और ब्रांड ने जब स्पीच दी तो वेंकैया नायडू भावुक हो गए और अपने आंसू पहुंचने लगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि डेरेक ओब्रायन ने वेंकैया नायडू के बचपन की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब नायडू महज 1 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई थी। तो दोस्तों डेरेक ने कहा गांव में एक ही परिवार था जिसके पास 8 बेलें थी। एक दिन इनमें से एक भड़क गया और महिला के पेट में सींग से हमला कर दिया। तो दोस्तों उसकी गोदी में 1 साल का बच्चा था, उसे वही छोड़कर महिला को अस्पताल ले जाया गया पर उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों वो बच्चा वेंकैया नायडू थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि सदन में स्पीकर राष्ट्रपति वही लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं, सभी साधारण पृष्ठभूमि में आते हैं और इसका सांकेतिक महत्व है, ये देश में नए युग का प्रतीक। तो दोस्तों नायडू देश के ऐसे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने अपनी हर भूमिका में युवाओं के लिए काम किया, सदन में भी युवा सांसदों को आगे बढ़ाया और युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट लगातार जाते रहे और इनका नई पीढ़ी के साथ निरंतर कनेक्ट बना रहा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी राखी, कहा ये राखी मैंने खुद बनाई है, उम्मीद है वे मुझे इस बार दिल्ली बुलाएंगे। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने भी उनके लिए राखी भेजी है। तो दोस्तों इसके साथ उन्होंने 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कमर मोहसिन ने कहा है कि उन्होंने खूबसूरत कढ़ाई वाले रेशमी धागे से खुद पीएम मोदी के लिए राखी बनाई है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पीएम मोदी उन्हें मिलने के लिए जरूर बुलाएंगे। और दोस्तों एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने मोदी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआ भी मांगी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कमर मोहसिन ने कहा है कि इस बार मैं कोई शक ही नहीं है कि पीएम मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके अंदर वे सभी क्षमताएं हैं जिससे वे पीएम पद के हकदार बनते हैं। मेरी तो दुआ है कि वे हर बार भारत के पीएम बने। तो दोस्तों इसी के साथ कमर शेख ने बताया कि मैं 1981 में अपने परिवार के साथ पहली बार अहमदाबाद आई थी। यहाँ मेरी शादी मोहसिन के साथ तय हो गई थी और इस तरह मैं हिंदुस्तानी हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि 1995 में मेरी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन डॉक्टर राज्यपाल स्वरूप सिंह से हुई। वे मुझे अपनी बेटी मानते थे और इस दौरान जब मैं पाकिस्तान जा रही थी तब खुद स्वरूप सिंह मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे और उनके साथ नरेंद्र मोदी भी थे। उस समय मोदी भाजपा के प्रदेश महामंत्री थे। मुझे विदा करते
समय स्वरूप सिंह ने मोदी से कहा था कि यह मेरी बेटी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने बताया कि इस पर मोदी ने कहा कि अगर ये आपकी बेटी है तो फिर मेरी बहन हुई। बस इसके बाद से ही रक्षाबंधन पर मोदी को राखी बांधनी शुरू कर दी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में 5वें दिन भी कोरोना के केस 2000 से ज्यादा, 10 दिन में 2 गुना हुए पॉजिटिविटी रेट, 22 लोगों की मौत भी हुई। तो दोस्तों कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। रविवार को भारत में 15,759 नए केस रिकॉर्ड किए गए। वहीं दोस्तों जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,45,732 हो गई है। और दोस्तों सबसे ज्यादा तेजी से केस राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जहां लगातार 5वें दिन मरीजों की संख्या 2000 के पार रही है। तो दोस्तों राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान 2423 नए कोरोना केस मिले हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 3 फरवरी को 2668 केस रिकॉर्ड किए गए थे। तो दोस्तों रविवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 8000 के पार पहुंच गई और दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 15% के करीब पहुंच गई है। तो दोस्तों यह भी पिछले 6.5 महीने हाईएस्ट लेवल है। इससे पहले 22 जनवरी को संक्रमण दर 16.36% थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तान के अरशद ने नीरज चोपड़ा से दूर भाला फेंका, कॉमनवेल्थ गेम में 90.18 मीटर थ्रो कर गोल्ड जीता, नीरज से 0.24 मीटर आगे निकले। तो दोस्तों पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। दोस्तों उन्होंने रविवार रात 90.18 मीटर जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों इस थ्रो के साथ अरशद नीरज चोपड़ा के ऑल टाइम बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर से 0.24 मीटर आगे निकल गए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान चोटिल हो गए थे। तो दोस्तों उस चैंपियनशिप के दौरान अरशद ने 86.16 मीटर का भाला फेंका था और 5वें नंबर पर रहे थे, जबकि नीरज ने 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल टोक्यो ओलंपिक के दौरान अरशद ने नीरज चोपड़ा का भाला उठा लिया था और उसके बाद भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने लगे थे। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने खुद एक पोस्ट कर अरशद का बचाव किया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से पहले अरशद नदीम ने कहा था कि पाकिस्तान में ऐसा भाला ही नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर फिट बैठता हो। उन्होंने बताया था कि नीरज चोपड़ा 4 लाख रुपए के भाले से प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे पास नहीं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिजली संशोधन बिल पर भड़के पंजाब सीएम, भगवंत मान बोले केंद्र सरकार राज्य को कठपुतली ना समझे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। तो दोस्तों केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल पर सीएम भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों सीएम मान ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को कठपुतली ना समझे, हम अपने अधिकार के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों केंद्र सरकार के इस बिल को संसद में लेकर आ रही है और दोस्तों मान ने इसे अधिकारों पर एक और हमला करार दिया। दोस्तों मान ने कहा कि हम इस बिल को संसद में पेश करने का सख्त विरोध करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 2020 में यह बिल लाया गया तो किसानों ने इसका विरोध किया, तब केंद्र ने इसे वापस ले लिया। उस वक्त केंद्र ने कमिटमेंट की थी कि वो राज्यों के साथ सलाह कर इसे दोबारा लाएंगे। इसके बावजूद किसी राज्य से चर्चा नहीं हो पाई कि बिल ले आए। तो दोस्तों चीमा के इसे संघीय ढांचे पर बहुत बड़ा हमला करार दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि चीमा ने कहा है कि इस बिल के आने से बिजली क्षेत्र प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा और पावर सेक्टर स्टेट चला रहे हैं और स्टेट ही चलाते हैं। इस बिल के बाद अंबानी अडानी जैसे प्राइवेट घरानों का अधिकार हो जाएगा और दोस्तों इस बिल के बाद बिजली प्राइवेट हो जाएगी, उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हरपाल चीमा ने कहा कि जिस वक्त यह बिल आया था तो अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी साइन किए थे। अब वह किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं, अंदर से वह भाजपा के साथ है और आम आदमी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और राज्यसभा में आपके सांसद इसका विरोध करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। योगी सरकार के 2 मंत्री मुश्किल में, राकेश सचान को सजा सुनाई जाएगी, संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट। तो दोस्तों आपको बता दें कि मंत्री राकेश सचान ने कानपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में एडवोकेट नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बहस की और सुनवाई पूरी हुई। तो दोस्तों कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है और दोस्तों आपको बता दें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के राकेश सचान को 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तो दोस्तों मंत्री सचान के बचाव पक्ष में कानपुर के दिग्गज वकीलों का पैनल कोर्ट में मौजूद है। तो दोस्तों आपको बता दें कि साल 1991 में राकेश सचान से पुलिस ने एक अवैध हथियार बरामद किया
किया था और उस वक्त वो सपा के साथ थे। तो दोस्तों इस मामले में सशस्त्र अधिनियम के तहत उन्हें खिलाफ का मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों इसी केस में शनिवार को कानपुर की अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में सुनवाई हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने सजान को दोषी ठहराया है और दोस्तों इसके बाद बारी सजा सुनाने की थी। तो दोस्तों इससे पहले बचाव पक्ष को सजा पर बहस शुरू करने को कहा गया, मगर मामले में नया मोड़ तब आया जब राकेश दोषित आदेश की फाइल लेकर ही अदालत से भाग गए। तो दोस्तों अब कोर्ट के पेशकार ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोतवाली में तहरीर दे दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि योगी कैबिनेट के 2 मंत्री मुश्किल में। पहले मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की राकेश सुशान है और दूसरे मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद है। तो दोस्तों राकेश सुशान 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से दोषी ठहराए गए हैं और संजय निषाद पर 2015 में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। उस दौरान दोनों आंदोलन में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिक्षा मंत्री ने की स्कूल में चेकिंग, बिना फर्नीचर के बैठे मिले स्कूली बच्चे, बदहाली देख बैंस बोले हकीकत देखने ही आया था। तो दोस्तों पंजाब के एजुकेशनल मिनिस्टर हरजोत बैंस ने सोमवार को खरड़ के देसू माजरा सरकारी स्कूल की चेकिंग की। तो दोस्तों इस दौरान स्कूल के कई क्लासरूम में बच्चों को बैठाने के लिए फर्नीचर ही नहीं थे और इसके अलावा भी कई तरह की मुश्किलें मिली। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री बैंस ने दौरे के बाद कहा कि इतनी कमियों के बावजूद हमारे टीचर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कई तरह की समस्या है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि ग्राउंड विजिट से हमें असली स्थिति के बारे में पता चलेगा, उसके बाद इनमें सुधार किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 3 हफ्ते पहले इसी स्कूल में बारिश की वजह से पानी भर गया था और क्लासरूम से लेकर ऑफिस के भीतर तक पानी जमा हो गया। इसके बाद स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी और इसके बाद भी मंत्री बैंस ने तुरंत अफसरों को वहां भेजा। हालांकि अब भी स्कूल की इमारत की दीवार बारिश की वजह से खस्ता हाल नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिवसेना केस की पर सुनवाई 12 अगस्त को। सिंधीगुट में जाने वाले विधायक अयोग्य है या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनाएगी। तो दोस्तों शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। तो दोस्तों अब इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी और इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं, इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएगी। तो दोस्तों 4 दिन पहले पिछली सुनवाई पर सीजीआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा था कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग सोमवार को हलफनामा दे सकते हैं। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करेगा। तो दोस्तों सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है, हम अभी भी शिव सैनिक है। तो दोस्तों उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सिंधे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी से विलय करते हो। तो दोस्तों उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों के इस बात के परिणाम मांगे थे कि शिवसेना पार्टी पर उनका अधिकार है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दस्तावेज सौंपे जाने के बाद चुनाव आयोग इस पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकीलों को भी बुलाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 लॉन्च। ये RE क्लासिक से 14 किलो हल्की बाइक राइडिंग के साथ फोन चार्ज कर पाएंगे। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू। तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड हंटर 350 भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। तो दोस्तों यह कंपनी की 350 सीसी सेगमेंट में सबसे कॉम्पैक्ट बाइक है, जिसका स्टाइल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और रॉयल एनफील्ड मीटियोर के मुकाबले काफी प्रीमियम और एग्रेसिव है। तो दोस्तों यह रॉयल एनफील्ड 350 के मुकाबले 14 किलो हल्की है और इसकी शुरुआती एक्स शोरूम की कीमत 1,49,900 रुपए है। तो दोस्तों बाइक में USB पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से बाइक चलाते समय आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बाइक भारतीय बाजार में 3 वेरिएंट में आती है। इसमें रेट्रो फैक्ट्री, मेट्रो डेपर और मेट्रो रेबल शामिल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बेस्ट रेट्रो वेरिएंट में स्पोक्ड व्हीकल मिलते हैं और वही हायर वेरिएंट में ब्लैक कलर के 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। तो दोस्तों रेट्रो वेरिएंट में 6 कलर का ऑप्शन मिलता है और वही रेट्रो में 2 कलर ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको बता दें कि हंटर 350 आप 8 कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।